राधे राधे बच्चों, हम यहाँ बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले आपको 3 बेसिक टर्म्स समझ में आनी चाहिए, जो है सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का मतलब हमने समझा था कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग पर्टिकुलर रूल। अगर कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ नंबर्स अरेंज किए जो प्राइम नंबर्स है, मतलब आगे भी प्राइम नंबर्स ही आते रहेंगे, या फिर हमने बच्चों को हाइट वाइज खड़ा कर दिया, तो ये एक सीक्वेंस था जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। और अगर हम उन्हीं के सीक्वेंस के एलिमेंट्स को लिखते कैसे, कॉमा के साथ लिखते, ओके। अगर हम सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड करके लिख ले, मतलब यदि उनको प्लस करके लिख ले, तो वो क्या बन जाती है, सीरीज। और फिर हमने समझा था प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है ऐसी सीक्वेंस, जो सीक्वेंस तो होगी, मतलब वो कोई रूल तो फॉलो कर रही होगी, बट उसका एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होगा। हम इतना पढ़ चुके। अभी भी जिन स्टूडेंट्स को ये टर्म्स क्लियर नहीं है, या जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं, जो डायरेक्टली इस लेक्चर को देखने आए हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि पहले वो सीक्वेंस वर्सेस सीरीज वर्सेस प्रोग्रेशन का एक लेक्चर जरूर देखें, ताकि उनको ये तीनों बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? प्रोग्रेशन मतलब था ऐसी सीक्वेंस जिसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो। पर अब हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोग्रेशन में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, मतलब जो कोई एक पर्टिकुलर रूल तो फॉलो कर रही होगी, जिसका कोई फॉर्मूला भी होगा, बट एक लॉजिक, स्पेशल लॉजिक इसमें होगा। वही स्पेशल लॉजिक से हम ये पता कर पाएंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में अपन एपी भी बोल सकते हैं, ओके। तो हम जैसे मैं एक सीक्वेंस लिख रही हूं, 1 3 5 7 9, ओके। क्या ये सीक्वेंस है? हाँ, ऑड नंबर चल रहे हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स मैंने लिखे हैं। क्या ये प्रोग्रेशन है? हाँ, हमें आगे का नंबर पता है, यदि इसी तरह से चलते रहे तो आगे आएगा 11, फिर आएगा 13, मतलब ये प्रोग्रेशन भी है। और बच्चों, ये प्रोग्रेशन तो है, बट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम हमारी टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं, वो क्या करती है, वो एक पर्टिकुलर गैप, पर्टिकुलर डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करेंगे, कोई भी यदि हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठा ले, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, यदि हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठा ले और उनका डिफरेंस निकाले, तो हमेशा कॉमन आएगा। देखो, जैसे 9 माइनस 7 करोगे, ये दो टर्म्स को उठाया तो कितना आएगा, 2। 7 माइनस 5 करोगे, ये दो टर्म्स को उठाया तो भी कितना आएगा, 2। अब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठाओगे तो उनका डिफरेंस हमेशा कॉमन आएगा। कहने का मतलब है सेम आएगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ेगी, वो एक कॉमन डिफरेंस के साथ ही आगे बढ़ती जाएगी। मतलब 9 में यदि मैं 2 ऐड करूंगी तो 11 आएगा, 11 में 2 ऐड करूंगी तो 13 आएगा। सॉरी, बोलो, यहां तक की बात आपको क्लियर है? मतलब प्रोग्रेशन मतलब तो ये होता है कि ऐसी सीक्वेंस जिसका कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो, मतलब हम आगे वाली टर्म बता सके, तो हमें पता है कि हम आगे वाली टर्म बता सकते हैं, बट फिर ये प्रोग्रेशन तो है, बट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मैम आप क्या बोल रहे हो? बेटा क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होती है, हार्मोनिक भी होती है, और एक स्पेशल प्रोग्रेशन भी चलती है। तो ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ जहां पे डाउट क्रिएट होता है। लेट्स से 1 2 4 8 16, क्या ये सीक्वेंस है? हाँ, नंबर्स डबल होते जा रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्या ये प्रोग्रेशन है? हाँ, हम आगे वाला नंबर बता सकते हैं। यदि इसी तरह चलते रहे, नंबर्स डबल हो रहे, तो आगे भी डबल होगा, तो 16 के आगे 32 आएगा, 32 के आगे 64 आएगा। मतलब हम आगे वाला नंबर तो बता पा रहे, तो ये प्रोग्रेशन है। पर बच्चों, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हम पढ़ेंगे आगे। कंफ्यूजन होता है कि मैम प्रोग्रेशन है ना, तो हम तो डायरेक्टली बच्चे क्या करते हैं, इसमें जब आगे की टर्म्स निकालनी होती है, वो एपी के लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एपी तभी कहलाएगी, मतलब कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहलाएगी
जब, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहलाएगी जब उसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन हो। अगर 9 के बाद में यहाँ पे 15 लिख दूं तो फिर ये एपी नहीं कहलाएगी। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन ही रहना चाहिए। टर्म्स आगे बढ़ेगी तो एक कॉमन डिफरेंस के साथ ही बढ़ना चाहिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोलेंगे कैसे? अ सीक्वेंस व्हेन सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट, when the difference between succeeding term and preceding terms remains constant। बोलो बात क्लियर है? एपी का मतलब आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है? ये एपी है क्या? नो, दिस इज नॉट एपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जरूरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो, ठीक है? प्रोग्रेशन जैसे कोई, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख दिए, ठीक है? अब आगे भी एक प्राइम नंबर ही आएगा, हमें पता है आगे वाला नंबर क्या होगा, बट वो एपी नहीं होगी, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, वो कोई स्पेशल प्रोग्रेशन होगी। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो आप नोट कर लो, अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब वही होगा जब हर एक सक्सीडिंग टर्म में से जब हम प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे या फिर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो वो कांस्टेंट ही होगा। कहने का मतलब शॉर्ट में जब भी टर्म्स आगे बढ़ती जाएगी तो वो एक डिफरेंस के साथ ही बढ़ेगी। बोलो क्लियर है? तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ऐसा है कि नंबर्स कुछ इस तरह से अरेंज होंगे कि वो सेम डिफरेंस, सेम गैप, सेम अंतर से, समांतर से आगे बढ़ रहे होंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है? मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कुछ वेरियस नंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि आपको पढ़ने में हेल्प मिले, इजी लगे, ठीक है? तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो है कि फाइंडिंग टर्म n। मतलब क्या? मतलब जैसे मैंने बोला पहली टर्म 1 है, फिर थर्ड है, फिर फिफ्थ है, फिर सेवेंथ है, तो हम इजीली बता पाते हैं। जैसे मैंने लिखा पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब मैं बोलूंगी इसके बाद क्या आएगा तो बोलोगे मैम बट ऑब्वियस 11 आएगा। फिर मैं बोलूंगी उसके बाद क्या आएगा तो आप बोलोगे मैम बट ऑब्वियस 13 आएगा। ये तो समझ में आता है। टर्म मतलब क्या होता है? ये मेरी फर्स्ट टर्म है क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखा है 1। सेकेंड पोजीशन मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कौन सी होगी? 3। थर्ड टर्म कौन सी होगी? 5। फोर्थ टर्म कौन सी होगी? 7। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी सेवेंथ टर्म कौन सी है तो आप इजीली बोलोगे कि सेवेंथ टर्म है 13। मैं बोलूं एट्थ टर्म कौन सी होगी तो आप इजीली बोलोगे कि 15, क्योंकि अपन अभी यहीं पे बात कर रहे हैं। बट मैं बोलूं कि बताओ बच्चों 100th टर्म कौन सी होगी या 50th टर्म कौन सी होगी, तो फिर थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगेगा। आप निकाल तो लोगे क्योंकि ये ऑड नंबर चल रहा है, बट अगर डिफरेंस बढ़ गया तो फिर हम इस तरह से ऐड करके थोड़ी ना 50 तक जाएंगे, ऐड करके थोड़ी ना 100 तक जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो फिर इसका एक कोई फॉर्मूला तो होगा, वही फॉर्मूला हम कुछ डिजाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि यदि हमें सीक्वेंस पता चल जाए, प्रोग्रेशन गिवन हो, यदि हमें सीक्वेंस पता चल जाए, यदि हमें प्रोग्रेशन गिवन हो और हमें बोले कि कोई आगे की पोजीशन पे क्या नंबर आएगा, मैं बोलूँ उसको ऐसे चलाते जाओ और 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा या 10th टर्म कौन सी होगी, तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे जिसको बोलते हैं nth टर्म फॉर्मूला। बोलो बात क्लियर है? अच्छा, प्रोग्रेशन की हेल्प से अपन ये भी बता पाएंगे, प्रोग्रेशन के फॉर्मूला की हेल्प से हम ये भी बता पाएंगे कि मैं पूछूं कि बताओ 19th कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो हम वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। 19 नंबर, 15 आएगा, देन 17 आएगा, देन 19 आएगा, तो 19 कौन सी टर्म है, कौन सी पोजीशन पे आया, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फाइंडिंग nth टर्म। मैं यहाँ पे एक एपी लिख रही हूँ, 1, 4, 7, 10, 13। पहले तो चेक करो क्या ये एपी है। फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 4 है, फिर थर्ड टर्म 7 है, फोर्थ टर्म 10 है और फिफ्थ टर्म 13 है। क्या ये एपी है?
हम चेक करते हैं। एपी चेक करने के लिए क्या बताया था, हम हमेशा सक्सेडिंग टर्म मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं। आगे वाले में से पीछे वाली को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है डिफरेंस। ओके, तो 4 - 1 करने पे हमें मिलेगा +3। ओके, फिर 7 - 4 करने पे अगेन हमें मिलेगा +3। 10 - 7 करने पे अगेन हमें मिलेगा +3 एंड 13 - 7 करने पे अगेन हमें मिलेगा +3। तो यस, इट इज एन एपी। बोलो क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, मेरी फर्स्ट टर्म, ओके, मेरी फर्स्ट टर्म मतलब उसको मैं लिखूंगी T1 से। मेरी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, तो वो तो 1 है। ओके, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। क्लियर? हमेशा देखो, आप अगर बुक देखोगे ना तो T1 नहीं लिखते, वो A1 लिखते हैं। लिखने का तरीका है, कैसे भी लिख सकते हैं। हम टर्म की बात करें इसलिए मैं T लिख रही हूँ। आप बुक्स में देखोगे तो यहाँ A1 A2 AN इस तरह से मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, लॉजिक सेम ही है। ठीक है, बट हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट टर्म होती है हम उसको A से लिखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो हमारा +3 है ये सेम है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस है, तभी तो ये एपी बनी है। तो जो हमारा +3 है हम उसको बोलते हैं डी, मतलब कॉमन डिफरेंस कहलाता है डी। ठीक है, तो हम हमारे कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, जो अभी कितना है 3। जरूरी नहीं है ये 3 हो, ये कुछ भी हो सकता है, बट अभी इस सीक्वेंस में इस प्रोग्रेशन में डी कितना है 3। ओके, तो हमारा T1 मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है A, और वो अभी कितना है 1 है। अच्छा, अगर हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, मतलब हमें मान लो फर्स्ट टर्म पता है और डिफरेंस पता है, तो एपी आगे कैसे बढ़ती है, टर्म में वो डिफरेंस को ऐड करके ही तो एपी आगे बढ़ती है। मतलब अगर हम 1 में 3 ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी। मतलब अगर ये जो यहाँ लिखा है 1, उसमें अगर हम 3 ऐड कर रहे तो हमें हमारी सेकेंड टर्म मिल रही है जो है 4। हाँ या ना? हाँ। तो यहाँ पे भी ये जो लिखा है ए, इसमें यदि हम हमारा डिफरेंस को ऐड कर देंगे डी को, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी सेकेंड टर्म। यही तो होगा ना, इस ए में, इस टर्म में अगर हम हमारे डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सेकेंड टर्म। अब अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या करें, तो थर्ड टर्म निकालनी थी, 7 कैसे आया होगा, हमने हमारी जो सेकेंड टर्म है उसमें ये 3 ऐड किया होगा तो 7 आया होगा, है ना। मतलब हमारी सेकेंड टर्म कितनी आई थी, 4। ओके, तो हमने 4 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया, 7। ओके, तो अभी सेकेंड टर्म कितनी है, ये पूरी हमारी सेकेंड टर्म है, यस और नो। इसमें हम हमारा डी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा a + 2d। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अपन, 4 + 3 = 7। बोलो क्लियर है? अब T4 देख लेते हैं। T4 कितना है, 10। ये 10 कैसे आया होगा, 7 में 3 ऐड करके ही तो 10 आया होगा ना। तो यहाँ ऐड कर लेते हैं 7 + 3, ये आ गया आपका 10। 7 मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितनी है अभी, a + 2d है, तो हम a + 2d में d को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a + 3d। आप देखोगे तो हमने इसमें d ऐड किया तो ये बना, फिर इसमें d ऐड किया तो ये बना, फिर इसमें d ऐड किया तो ये बना, ऐसे ही तो dd ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट है? हाँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मैंने T1 लिखा तो मेरे पास a था, d था ही नहीं। ओके, जब T2 लिखा तो a तो उतना ही चल रहा है, बस एक T2 में एक d आ गया, T3 में यहाँ पे 2d आ गया, T4 में 3d आ गया। जब 4 था तो 3 आया, जब 3 था तो 2 आया। कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? अगर मैं T5 निकालू तो पता है क्या आएगा, a + 4d। आप 3d में d ऐड कर दोगे तो 4d तो बनेगा। मतलब जब 4 है तो 3 आ रहा है, जब 5 है तो 4 आ रहा है, a तो एज इट इज है। तो अगर मैं बोलूं कि T10 कितना होगा तो आप इजिली बोल दोगे a + 9d। यदि मैं बोलूं T100 कितना होगा तो आप इजिली बोल दोगे a + 99d। क्या करना है, 10 है तो 9 लिखना है, 100 है तो 99 लिखना है, एक कम ही तो लिखना है, हाँ या ना? हाँ। तो
तो यदि मैं बोलूं कि बच्चों बताओ, अगर मैं बोलूं टी एन कितना होगा, ये एन मतलब क्या, एन कुछ भी क्वेश्चन बताएगा, एन मतलब कुछ भी, एन क्वेश्चन बताएगा कि 17th टर्म निकालो, 50th टर्म निकालो, 38th टर्म निकालो, जो भी होगा एन वेरिएबल, एन क्वेश्चन बताएगा कि आपको कौन निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए तो एज इट इज था, ठीक है, जब यहाँ पे 5 था तो हमने 4 लिखा था, एक कम करके लिखा था, 10 था तो 9 लिखा, एक कम करके लिखा, तो n है तो n में से भी एक कम कर दो, n-1, और उसमें d को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या है, यही तो है हमारा tn का फॉर्मूला। बात समझ में आई? हमने कॉन्सेप्ट 1 में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला देखा है, और यही वो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे आया बच्चों, फर्स्ट टर्म, फिर आगे क्या हो रहा है हमारा, डी डी जुड़ जा रहा है, डी कितनी बार जुड़ेगा, डी 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 प्लस होते जा रहा है, तो डी कितनी बार जुड़ेगा, तो अगर nth टर्म है तो वो n-1 टाइम्स जुड़ेगा। आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये तो हमने डेरिवेशन किया एक तरह से, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर मुझे 10th टर्म मतलब 4th टर्म निकालनी थी जो मेरी 10 है, तो मैंने उसमें 3 कितनी बार जोड़ा, 4th टर्म निकालनी थी तो मैंने 3 को 3 टाइम्स जोड़ा है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो करेंगे और फिर फर्स्ट टर्म ऐड कर देंगे। अगर मुझे 5th टर्म निकालनी है, मतलब 13 कैसे आएगा, तो 3 4 बार ऐड हुआ है, 5th टर्म निकालनी है तो 3 4 टाइम्स ऐड हुआ है, 3 4 टाइम्स ऐड हुआ है मतलब 3 इंटू 4 करेंगे, तो हम 3 इंटू 4 कर ही तो रहे हैं ना, डी मतलब 3 था, और फिर उसमें 1 को ऐड कर देंगे। बोलो बात क्लियर है? ये फॉर्मूला है टीएन का। ये फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास ए पता होना चाहिए और आपको डी पता होना चाहिए, तो फिर क्वेश्चन अगर nth टर्म कोई भी टर्म पूछता है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको मान लो क्वेश्चन बोलता है कि कोई टर्म ही है, ठीक है, लेट्स से 19 नंबर कौन से इस पे आएगा, तो 19 हो गई हमारी nth टर्म, हम यहाँ 19 लिख देंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ए क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या निकालने को बोलेंगे, ठीक है, डी क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास में 3 इंफॉर्मेशन तो होगी ही, या तो आपको ए एंड डी डायरेक्टली गिवन होगा या फिर टी एन ए डी डायरेक्टली गिवन होगा, मतलब यहाँ पे आपके पास 4 वेरिएबल्स है, इसमें से 3 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और 4th आप निकाल लोगे। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो बच्चों, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ओके, हमने पहले तो क्या देखा, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमने टीएन का फॉर्मूला देखा था, जिसको याद नहीं करना है हमने समझ लिया है। टीएन का फॉर्मूला होता है ए तो एज इट इज रहेगा प्लस n-1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब जो भी नंबर की टर्म हमसे पूछी जाएगी वो होगा एन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। 2 5 8 11 14 क्लियर है? पहले तो चेक करो क्या ये एपी है, डिफरेंस 3 है, इधर भी डिफरेंस 3 है, इधर भी डिफरेंस 3 है, इधर भी डिफरेंस 3 है। ओके, ये ऐसे चलते जा रही है। आपसे बोला है फाइंड T10, मतलब आपसे पूछा है कि 10th अगर ऐसे चलाते जाएंगे तो 10th पोजीशन पे या फिर 10th टर्म कौन सी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपसे T10 पूछा है। ओके, तो अपन Tn का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखो वैसे तो अपन फटाक से कैलकुलेट कर सकते हैं, T10 पूछा है ना, तो पहले तो 10 है तो 9 ले लो, 9 को डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना डिफरेंस है 3, 9 इंटू 3 27, 27 को फर्स्ट टर्म से ऐड कर दो दैट इज 29, तो आंसर तो फटाफट आ जाता है 29। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वही आंसर आएगा। चलो, तो हमें निकालना है T10, तो T10 n की जगह 10 रख दिया, क्योंकि हमें मैंने बोला था n कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमें 10 निकालना है, तो n विल बी 10। ओके, a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, हमारा a है 2 और d है 3। d कैसे निकालते, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ओके, तो a आ गया 2 प्लस n कितना था 10, तो 10-1 और d आ गया 3। ओके, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, देन उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन इसमें ऐड करोगे। ओके,
तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 विल बी 9, 9 इंटू 3, अब पहले ये सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 3 27, तो योर आंसर विल बी 29। बोलो क्लियर है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर एपी चल रही है और आपसे nth टर्म पूछा है तो आप निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है? चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 15, 13, 11, 9, 7। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो बताओ क्या ये एपी है? 13 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा? -2। मैम डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। एपी में कुछ ऐड होके बढ़ रहा है, ऐड मतलब पॉजिटिव भी ऐड हो सकता है, नेगेटिव भी ऐड हो सकता है। सॉरी, सीक्वेंस में नंबर्स कुछ इस तरह से बढ़ते हैं कि प्रीसीडिंग नंबर में कुछ ऐड होगा तो सक्सीडिंग नंबर आएगा। तो जो ऐड हो रहा है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या -2 से ही आगे बढ़ रहा है? 15 में -2 ऐड करोगे तो 13 आएगा, 13 में -2 ऐड करोगे तो 11 आएगा, 11 में -2 ऐड करोगे मतलब -2 ही करोगे तो 9 आएगा, 9 में -2 करोगे तो 7 आएगा। तो यस इट इज एन एपी। बोलो क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि बताओ T 9 कितना होगा। ठीक है, ये कोई बड़ा ले ले क्या? चलो ठीक है, T 15 कितना होगा आपसे पूछा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। ओके, तो T15 कितना होगा? तो अगेन फॉर्मूला इज योर सेम। T15 कितना होगा? एक ही जगह पे तो हम हमारी फर्स्ट टर्म रखेंगे। अब ये 15 मतलब ये 15 नहीं है, ये हमारा A है। A कितना है? 15, इसलिए मैंने 15 लिया क्योंकि A की जगह मुझे 15 रखना है। प्लस N, N कितना होगा? 15, क्योंकि हमें 15th टर्म पूछी है तो N 15 होगा। 15 माइनस 1 और D कितना होगा? 13 माइनस 15, D हो जाएगा हमारा -2। बोलो क्लियर है? तो T15 विल बी 15 प्लस 14 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 15, 14 इंटू -2 विल बी -28, तो योर आंसर विल बी -13। बोलो क्लियर है? ठीक है, पहले क्वेश्चन में डी पॉजिटिव था, अभी डी नेगेटिव है। सिंपल से क्वेश्चन है जस्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके इस फॉर्मूले के बेटर एप्लीकेशन के लिए है। ओके, थ्री टर्म्स गिवन है और मैं बोल रही हूं कि ये एपी है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज एपी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये तीनों टर्म्स एपी के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। ठीक है, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। क्या आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करते आता है? पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये सॉल्व ही नहीं करते आता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 3 6, 6 में 1 ऐड होगा 7, का आंसर विल बी 7/3। ठीक है, इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व होता है। बट ऐसा क्यों होता है, क्या कभी सोचा है आपने? एक्चुअल में क्या होता है ना बच्चों, ये इनके बीच में, इन दोनों के बीच में प्लस साइन होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लस साइन होता है। ये नंबर और ये नंबर ऐड हो रहे हैं, और ये ऐड हो रहे हैं तो बट ऑब्वियस अभी डायरेक्टली तो ऐड होंगे नहीं, आप इनका एलसीएम लेके ही ऐड करोगे। जब आप एलसीएम लोगे 3 तो बट ऑब्वियस ये 6 बन जाएगा। 6 + 1 7। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, जब आपने 7 को 3 टाइम्स डिवाइड किया होगा तो 2 तो पूरा निकल गया होगा बाहर, 1 एज इन रिमाइंडर बच गया होगा, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो हम हालांकि अभी ये नहीं पढ़ रहे, हम एपी पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसी टर्म आ गई है इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है, तो मैं इसको 7/3 लिख सकती हूँ, ये तो मेरा 3 है ही ऑलरेडी, और इसको लिख सकते हैं 9/3। देखो ध्यान से, नहीं सॉरी 11/3, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11/3। ओके, तो मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरी एपी है। तो यस, मुझे दिख ही रहा है कि ये एपी है। मैं 3 को 9/3 लिख सकती हूँ
और डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 2/3 का, ठीक है। बट अगर नहीं समझ में आता है तो पहले हम डी कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। जब मैं 3 में से 7/3 को माइनस करूंगी क्योंकि मुझे डी निकालना है, तो जब मैं 3 में से 7/3 को माइनस करूंगी, इसी तरह से तो निकालते हैं, तो कितना आएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 7/3 तो ये आ जाएगा 2/3। बोलो क्लियर है? इससे भी चेक कर लेते हैं, अगर अपन 11/3 को 3 से माइनस करेंगे तो भी क्या 2/3 आ रहा है, तो अगेन हम एलसीएम लेंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो अगेन कितना आ जाएगा 2/3। मतलब ये एपी तो है विद कॉमन डिफरेंस 2/3, और ए कितना है हमारा 7/3 बोल दो या फिर 2 and 1/3 बोल दो। बोलो क्लियर है? हाँ। अब क्या बोला है, एपी है और उन्होंने बोला है फाइंड T12 या फिर चलो फाइंड T13। ओके, T13 निकालते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है हमें अगर T13 निकालना है तो दिस विल बी A प्लस 12D। डायरेक्टली लिख दूं मैं, 13 है तो 12 होगा। ओके, तो A कितना है हमारा A है, कहाँ गया 7/3, ये रहा 7/3। ओके, प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा 12 और मल्टीप्लाई होगा D से, D कितना आ रहा है 2/3, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। ओके, तो 7/3 प्लस 12 इंटू 2/3, 3 1s are 3 4, 4 into 2 will be 8, 7/3 प्लस 8, तो 3 into 8 हो जाएगा 24, 7 plus 24/3 will make 24 and 7 will make 31/3, 31/3, your answer will be 31/3। ओके, इसको देखो, अब आंसर अब अगर इस तरह से लिखते हो तो गलत तो नहीं है, बट जब आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको आपका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहिए। तो 31/3 को कैसे लिखेंगे, 31/3 10 and 1/3 लिख सकते हो। ये कैसे आया, 31 को 3 से डिवाइड करो तो 30 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स, 1 रिमाइंडर बचेगा इसलिए 1/3, तो योर आंसर विल बी 10 and 1/3। बोलो क्लियर है? तो बच्चों अपन ने 3 क्वेश्चन देखे जिसमें हमें ए पता था और डी पता था, मतलब हमने डी निकाल लिया था। ओके, डी डायरेक्टली क्वेश्चन में भी गिवन हो सकता है और या तो फिर हम सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म से निकाल भी सकते हैं। तो हमें nth टर्म निकालनी थी तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में डायरेक्टली ए गिवन हो, लेट्स से ए है हमारा 5 और आपसे पूछा है, नहीं आपको T10 पता है, ओके, लेट्स से मैं बोल रही हूँ 50 और आपसे पूछा है कि सीक्वेंस बनाओ, सीक्वेंस को फ्रेम करो, सीक्वेंस क्या होगी या फिर प्रोग्रेशन क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करोगे इसमें, मुझे T10 पता है, मतलब टर्म पता है ना, तो पहले टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, मुझे T10 पता है तो मैं यहाँ T10 लिख दूंगी, ठीक है। T10 का फॉर्मूला कितना होगा A प्लस 9D, यस और नो, यस। T10 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 50, क्योंकि T10 कितना है 50। A की जगह 5 लिख सकते हैं प्लस 9D, यस और नो। तो इससे हमारा D निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9D, मीन्स 45 इज इक्वल्स टू 9D, मीन्स D इज इक्वल्स टू 45/9, दैट मीन्स 5। तो हमारा डिफरेंस कितना आया 5। अगर हमारा डिफरेंस 5 आया है तो हम AP बना सकते हैं। हमारी पहली टर्म भी 5 थी, डिफरेंस भी 5 है, तो हम इसमें प्लस 5 करेंगे, 5 में प्लस 5 करेंगे तो 10 आएगा, 10 में अगेन प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 में प्लस 5 करेंगे तो अगेन कितना आ जाएगा 20। तो ये ही हमारी AP है। बोलो आई बात समझ में? इट मीन्स यदि हमें A पता हो, D पता हो तो हम पूरी सीक्वेंस बना सकते हैं। यदि A पता हो, D पता हो तो हम कोई से भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। यदि A पता हो, टर्म पता हो तो हम D निकाल लेंगे, मतलब हमारी सीक्वेंस बन जाएगी, मतलब हम रिवर्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि विद द हेल्प ऑफ A एंड D वी कैन फाइंड Tn,
मतलब हम nth टर्म का हमने फॉर्मूला बना लिया था और उसमें हमने रिवर्स कैलकुलेशन भी सीख ली। अभी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले ही ली है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ठीक है, मैंने कहा था मैंने चैप्टर को कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर लिया, ओके। सेकेंड कॉन्सेप्ट है जब हमें ए और डी की बात नहीं करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं कि हमें कोई भी दो टर्म पता है सीक्वेंस की। दो टर्म मतलब लेट्स से मैं कह रही हूं कि मुझे पता है कि फिफ्थ पोजीशन पे क्या रखा है, फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है। लेट्स से फिफ्थ पोजीशन पे T5 है 7, ओके, और T8 है 10, नहीं थोड़ा बड़ा ले लेते हैं अपन 14, और आपसे पूछा जाए कि बताओ T20 क्या होगा। बात समझ में आ रही है? दो टर्म्स पता है कि फिफ्थ पोजीशन पे क्या आएगा और एट्थ पोजीशन पे क्या आएगा, और आपसे कोई और टर्म पूछिए या फिर आपसे पूछा है कि सीक्वेंस बना दो या फिर ए बता दो या फिर डी बता दो, मतलब जब आपको दो टर्म्स गिवन हो और आपसे एपी की बात की जाए कि एपी फ्रेम कर दो, क्योंकि एपी फ्रेम हो जाएगी तो फिर कोई भी टर्म निकल जाएगी, ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा, मतलब दो टर्म्स की हेल्प से, टू टर्म्स की हेल्प से आपसे बाकी की चीजें, बाकी की कैलकुलेशन करने को बोला गया है। दिस इज अवर सेकेंड कॉन्सेप्ट।